हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे नारायण एस्ट्रोलॉजर चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं आगे नेक्स्ट योग की। कल बात किया था काल सर्प योग के बारे में। आज बात करते हैं काल मृता योग। काल मृता योग दर्शकों, ये क्या होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे डिटेल में। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो प्लीज़ आप भी बने रहिए साथ में। इसके बारे में बात कर लेते हैं। काल मृता योग नॉर्मली पहले अपन कोई मेष लगन की कुंडली ले लेते हैं। तो मेष लगन कैसे हुआ, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि आई है, तो मेष लगन हो गया। तो अभी दर्शकों क्या देखना है, कल काल सर्प योग में हमने बात किया था राहु और केतु के बीच में। यहाँ पे राहु तो यहाँ पे केतु, इनके एक तरफ सारे के सारे ग्रह जाए, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, तो बन रहा था काल सर्प योग। उसमें एक ही कंडीशन थी, राहु 1 नंबर में हो सकता है, 2 नंबर घर में हो सकता है, 3 नंबर में हो सकता है, 4 नंबर घर में हो सकता है, 5 नंबर घर में हो सकता है, 6 नंबर घर में हो सकता है। उसके बाद 7 नंबर में राहु यदि बैठता है तो वो काल सर्प योग नहीं होगा। मैंने कल भी आपको बताया था। इन ग्रहों में राहु और इन ग्रहों में केतु तो बढ़ता है काल सर्प योग। अब काल मृता योग क्या है, इसका उल्टा है। इन ग्रहों में केतु और इन ग्रहों में राहु यदि बैठते हैं और इनके जो बाकी वाले जो पिंड ग्रह हैं इनके एक तरफ आ जाते हैं तो बनता है काल मृता योग। उसको काल सर्प योग नहीं बोलते हैं। कोई कोई उसको काल सर्प योग भी बोलता है, लेकिन दर्शकों उसको काल सर्प योग कभी नहीं बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूँ, लिख के भी बताता हूँ। यहाँ मान लो केतु देव है और यहाँ राहु है। काल सर्प में क्या था, राहु यहाँ थे, केतु यहाँ थे। अभी क्या है, अभी इनके एक तरफ सारे के सारे 7 ग्रह आ गए, यहाँ इस तरफ सारे के सारे पिंड ग्रह 7 ग्रह इधर आ गए, तो बनेगा काल मृता योग। अब केतु यहाँ पे भी हो सकते हैं, राहु यहाँ हो सकते हैं, तो इस तरफ ग्रह या इस तरफ ग्रह, तो भी काल मृत योग बनेगा। इस तरफ केतु, इस तरफ राहु, बाकी ग्रह इधर आ गए चाहे इधर आ गए, तो भी काल मृता योग बनेगा। यहाँ पे केतु, यहाँ पे राहु, बाकी ग्रह इधर आ गए चाहे इधर आ गए, तो भी काल मृता योग होगा, सर्प योग नहीं होगा। यहाँ पे केतु, यहाँ पे राहु, बाकी ग्रह यहाँ आ गए, बाकी ग्रह यहाँ आ गए, तो भी बनेगा काल मृता योग। एक तरफ होना चाहिए सारे, केतु यहाँ पे, राहु यहाँ पे, बाकी ग्रह इस तरफ आ गए चाहे इस तरफ आ गए, तो भी काल मृता योग बनेगा। वापस केतु यहाँ आ गया तो काल सर्प योग में चला जाएगा। डिफरेंस दोनों में पता लगा दर्शकों आपको। यदि 1 से लेकर 6 घर तक राहु है, इसमें केतु है, तो बनेगा काल सर्प योग, और इन 6 में केतु है, इधर राहु है, तो बनेगा काल मृता योग। ये है इनमें डिफरेंस। वैसे मैंने कल पूरा डिटेल में बताया था आपको, आज भी बता देता हूँ। और इनकी जो कंडीशन है, एक बात ये ध्यान रखना, ये काल मृता योग का प्रभाव केवल राहु व केतु की दशा बोल दो, महादशा बोल दो, या नहीं बोलना इसमें, केतु की दशा, केतु की दशा, अंतर्दशा, काल मृता योग का प्रभाव केवल राहु और केतु की दशा अंतर्दशा में होता है। ये बात याद रखना। जब जातक की कुंडली में राहु और केतु की दशा और अंतर्दशा चलेगी तभी काल मृता यदि योग किसी जातक की कुंडली में बन रहा है
तो उसका प्रभाव केवल इनकी दशा और अंतर्दशा में होता है। वही की वही काल सर्प योग में था। काल सर्प का योग यदि किसी कुंडली जातक की कुंडली में बनता है तो उसका प्रभाव केवल राहु और केतु की दशा अंतर्दशा में ही दिखेगा आपको। सेकंड, यदि काल सर्प योग है, काल सर्प योग है तो उपाय किसके करने हैं? और यदि काल विपरीता योग है तो उपाय किसके करने हैं? काल सर्प योग में क्या था, राहु और केतु के बीच में ग्रह आ रहे थे, तो इसमें करना है राहु का उपाय। कभी भी राहु की क्या उपाय है वो मैं आगे जब भी रेमेडी बताऊंगा आपको सारा एनालिसिस के बाद, तो उसमें सारे बताऊंगा राहु के क्या उपाय है, केतु के क्या उपाय है। और काल मृता योग में केतु और राहु के बीच में ग्रह आ रहे हैं तो उसमें होगा केतु का उपाय। ये बात दस को ध्यान रखना आप। कोई मैंने देखा है, ये क्या है ना, काल सर्प और काल मृत योग दोनों को एक ही मानते हैं, काल सर्प योग, लेकिन दर्शकों दोनों एक नहीं है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आते हैं एक तरफ तो होता है सर्प काल सर्प दोष, और केतु और राहु के बीच में आते हैं तो होता है काल मृता दोष या कृता योग बोल सकते हो। तो इसमें उपाय होंगे राहु के, इसमें उपाय होंगे केतु के। ठीक है दर्शकों, और इसका मैं पूरा लिख देता हूँ। यदि नहीं लिख के, यदि लिख सकते हैं, सॉरी, यदि केतु और राहु काल मृता योग है ना, केतु राहु के बीच सारे सातों ग्रह आ जाए, वो किसी भी तरफ हो सकते हैं, किसी भी तरफ हो सकते हैं। चाहे केतु और राहु की बात करते इस तरफ हो सकते हैं, चाहे इस तरफ हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह इनके बाहर नहीं होना चाहिए, इनके बाहर नहीं होना चाहिए। इसमें आपको डिग्री वाइज पूरा बारीकी में देखना है ही देखना है। कोई भी ग्रह केतु और राहु से बाहर कतई नहीं होना चाहिए। यदि एक भी ग्रह बाहर जाता है तो वो कोई भी काल सर्प हो चाहे काल मृता योग हो नहीं बनेगा। यदि केतु और राहु के बीच सारे सातों ग्रह आ जाए बीच में, मतलब इनके यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक, और चाहे यहाँ से शुरू हो यहाँ तक, इनके बीच में सारे सातों ग्रह आ जाए, वो किसी भी तरफ हो, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, लेकिन कोई भी ग्रह इनके बाहर नहीं होना चाहिए। चाहे डिग्री वाइज बारीकी से देखना पड़े, डिग्री वाइज बारीकी से भी आपको देखना है। जो मैंने कल एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, आज भी आपको बताऊंगा कैसे देखना है। ठीक है दर्शकों, और इसमें एक और कंडीशन है, मैं ये हटा के ऊपर लिख देता हूँ, आप मेरे साथ में नोट करते रहिए एक एक चीज। इसमें एक और कंडीशन क्या है, इसमें केतु देव, इसमें केतु पहला घर हमेशा फिक्स रहते हैं, फर्स्ट हाउस, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठे घर में ही होने चाहिए, में ही केतु देव। ये बात इसको ध्यान रखना, केतु देव हमेशा 1 से लेकर 6 घर में ही होने चाहिए। यदि केतु देव 1 से 6 में होंगे, राहु देव हमेशा इसके उल्टे होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे 180 डिग्री पे चलते हैं। ये बात इसको ध्यान रखना। और एक बात ध्यान, इसमें और एक कंडीशन नोट कर लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि काल सर्प योग को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था आपको। तो काल मृता योग है, उसका ऑपोजिट है बस।
कंडीशन है वही है, ओनली राहु और केतु की प्लेसमेंट अलग अलग है। एक बात और ध्यान रखना, काल मृता योग का इतना अशुभ प्रभाव नहीं होता कभी भी जितना काल सर्प योग का होता है। काल मृता योग का इतना अशुभ प्रभाव नहीं होता है जितना काल सर्प योग का होता है। जितना काल सर्प योग का होता है, इसका प्रभाव इतना अशुभ नहीं होता, एवरेज, ये भी एवरेज अशुभ होता है। कभी भी है ना, काल मृत्यु योग का कभी भी प्रभाव है वो ज्यादा अशुभ, इतना अशुभ नहीं होता जितना काल सर्प का होता है। इसका अशुभ तो होता है लेकिन इतना भी ज्यादा अशुभ नहीं होता, एवरेज अशुभ होता है। ठीक है, इसमें उपाय किसका करना है? केतु देव का करना है, क्योंकि इसमें लीड में केतु देव है। इसमें बोलने पे भी डेफिनेशन ये होगी कि सारे ग्रह केतु और राहु के बीच में आ जाए। जैसे काल सर्प में था कि राहु और केतु के बीच में आ जाए, वैसे काल मृता योग का है कि सारे ग्रह केतु और राहु के बीच में आ जाए। तो इसमें उपाय होगा हमेशा किसका? केतु देव का। जब किसी की कुंडली, जातक की कुंडली में यदि काल मृता योग बनता है तो उसको केतु की दशा अंतर्दशा में केतु का ही उपाय करना चाहिए। और इसका अशुभ प्रभाव देखने को कहाँ मिलेगा? जब केतु या राहु की दशा या अंतर्दशा चलेगी। ठीक है दर्शकों, और इसमें एक बात और ध्यान रखना, कभी भी राहु और केतु का रत्न धारण नहीं किया जाता। कभी भी राहु व केतु का रत्न धारण नहीं किया जाता, कभी भी ध्यान रखना। क्यों नहीं किया जाता मैं बताता हूँ। कभी भी राहु और केतु का रत्न धारण नहीं किया जाता है। क्यों? केतु देव मोक्ष प्राप्ति के कारक है। यदि आप केतु देव का रत्न धारण करते हो तो मतलब क्या है? आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हो। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मेरा मोक्ष प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ूं, या मतलब ग्रस्त जीवन, ये जो भी अपना ग्रस्त जीवन रहता है इसको छोड़ के मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाऊं। तो नॉर्मली क्या है, केतु देव का कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इसको और ज्यादा प्रभाव इसका नहीं बढ़ाना चाहिए। सेम टू सेम राहु देव भी क्या है, समाज में जितने भी गलत काम है, नशे, ड्रग्स, सबके कारक क्या है? राहु देव है। तो कभी भी राहु देव का भी रत्न धारण नहीं किया जाता। इनसे राहु देव का प्रभाव कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये कंडीशन हमेशा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दर्शकों, इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं एग्जाम्पल के साथ में बात कर लेते हैं, कैसे इस तरफ होना चाहिए, कैसे उस तरफ होना चाहिए। वैसे काल सर्प योग में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। इसमें एक दो कंडीशन और है। यदि इसमें राहु और केतु अच्छा फल देने के लिए कभी बाध्य हो जाए किसी भी कुंडली में, तो भी काल मृता योग नहीं होगा। अब देखो, राहु और केतु है, कभी अपने घर में प्लेस्ड हो गए, ये केतु देव का। अभी इसमें तो केतु इधर है, राहु इधर। काल सर्प योग में राहु यहाँ थे, केतु यहाँ थे। राहु देव यदि मान लो दूसरे और तीसरे घर में प्लेस्ड हो जाते हैं तो क्या होंगे? वो उच्च के हो जाते हैं दूसरे और तीसरे घर में। उच्च के होने पे क्या होगा? मेष लगन की कुंडली की बात कर रहा हूँ। 2 नंबर राशि और 3 नंबर राशि के साथ में हमेशा राहु देव क्या होते हैं? उच्च के होते हैं। यदि वो उच्च के भी हो गए, या फिर कोई भी थ्योरी या फिर कोई भी योग बन के यदि वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो भी हमेशा काल सर्प योग और काल मृता योग कतई नहीं बनेगा। ये भी दर्शकों एक बात ध्यान रखने की है। यदि राहु देव या केतु देव, मैं इसमें नोट करवाता हूँ आपको, ये मैं ऊपर से साफ कर रहा हूँ। इसको भी साफ कर देता हूँ दर्शकों, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ में सारी चीज़ बताता हूँ। क्योंकि ये इसमें कंडीशन है, क्योंकि आप किसी के भी कोई भी पंडित या कोई भी विद्वान के पास जाते हो तो मैक्सिमम वो काल सर्प दोष या काल मृता दोष के बारे में बताते हैं। लेकिन आपको अपनी कुंडली का पता होना चाहिए कि मेरी एक्चुअल कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैं ये लिख देता हूँ, यदि कोई कंडीशन अब कौन सी, या तो उच्च के हो गए हो, यदि कोई कंडीशन से राहु व केतु
अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाए। अब बाध्य कब हो सकते हैं? बाध्य हो जाए तो भी काल सर्प योग हो गया, काल सर्प हो योग, काल सर्प योग व काल मृत योग नहीं बनता है। काल मृता योग नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी राहु और केतु क्या है, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। काल सर्प योग और काल मृता योग में क्या होगा, वो हमेशा बुरा अशुभ रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन कोई कंडीशन होगी, मान लो ये उच्च के हो गए, उच्च के होने पे क्या होगा, ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो बाध्य होंगे तो कभी भी काल सर्प योग या काल मृता योग कभी भी नहीं बनेगा, कोई भी जातक की कुंडली हो। तो इसकी वजह से पहले मैंने उच्च नीच बताए हैं, मारक कारक पहले बताए हैं। यदि वो उच्च हो जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो ये फिर सर्प जो योग है, काल सर्प योग और काल मृता योग, ये कभी एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि ये योग है वो अशुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य करते हैं राहु और केतु को। लेकिन ऑलरेडी राहु और केतु पहले से ही, मान लो कोई भी कंडीशन हो, चाहे उच्च के होके अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो वो कभी भी उस जातक की कुंडली में काल सर्प योग या काल मृता योग कभी नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं, और एक बात इसमें और नोट कर लीजिए, यदि कोई कंडीशन से इसमें और कंडीशन एक उच्च के हो गए, या मान लो क्या हो गए, सॉरी ये बलहीन हो गए, क्योंकि डिग्री वाइज बलाबल सब सारी की सारी जितना भी अपन इफेक्ट देख रहे हैं, चाहे कोई भी योग बन रहा है उसमें डिग्री वाइज बलाबल तो हर ही ग्रह जो भी बना रहा है, चाहे पंच महापुरुष योग बना रहा हो, चाहे काल सर्प योग बना रहा हो, चाहे काल मृता योग बना रहा हो, जो भी ग्रह योग बना रहा हो उस ग्रह में डिग्री वाइज बलाबल होना ही चाहिए। यदि डिग्री वाइज बलाबल ही नहीं होगा तो वो कभी भी योग नहीं बना पाएगा। यदि कोई अच्छा योग बन रहा है और उस ग्रह में डिग्री वाइज बलाबल नहीं है तो कुंडली के लिए अशुभ है, क्योंकि योग तो अच्छा बन रहा है लेकिन उस ग्रह में बलाबल ही नहीं रहा, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ही नहीं रही, तो उस योग का रिजल्ट कभी अपने को मिलेगा ही नहीं, वो कुंडली के लिए हमेशा अशुभ होता है। और यदि ये जो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य योग है काल सर्प योग और काल मृता योग, इस केस में यदि राहु और केतु की डिग्री डाउन होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती है, मतलब बलाबल नहीं होता है, तो क्या है, कुंडली के लिए शुभ है, क्योंकि योग तो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है, लेकिन उस ग्रह में डिग्री वाइज बलाबल नहीं रहा, तो वो कभी भी खराब रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। कुछ हो गए, यहाँ बलहीन लिख देता हूँ मैं, बलहीन। बलहीन कौन से कंडीशन में होंगे, 0 डिग्री हो गए, 28 डिग्री हो गए, 29 डिग्री हो गए, 30 डिग्री हो गए, तो इसमें ऑलरेडी कैपेबिलिटी ही नहीं रही। और इस केस में आप यदि कोई रत्न धारण कर लेते हो तो इसकी डिग्री बढ़ा के काल सर्प योग को आप इंक्रीज कर दोगे, हमेशा वो कतई नहीं करना। इसकी वजह से पहले पॉइंट में मैंने मना किया था, राहु और केतु का कभी भी रत्न धारण नहीं किया जाता। ऑलरेडी इनकी डिग्री डाउन है, तो किसी भी जातक की कुंडली में ये योग बन रहा है और बलहीन है राहु और केतु, तो उसके लिए बहुत शुभ है वो, क्योंकि खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य कर रहे थे और उस ग्रह में डिग्री वाइज बलाबल ही नहीं रहा, तो क्या होगा, काल मृता योग कभी नहीं बनेगा। तो बलहीन हो गए या कोई कंडीशन से उच्च के हो गए तो ये योग कतई कभी भी नहीं बनेगा। अब दर्शकों मैं एग्जांपल थोड़ा सेट करता हूँ। ये मैंने सारी लैंग्वेज जो इनसे रिलेटेड थी सारी लिखवा दी, काल सर्प योग के बारे में भी मैंने और डिटेल में बता दिया आपको। अभी मैं बताता हूँ कैसे देखना है कि सारे ग्रह एक साइड में है। जो मैंने काल सर्प योग में अच्छे एग्जाम्पल लेके भी बताए थे, इसमें भी मैं 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करवा देता हूँ। आई होप सारा आपको वैसे समझ में आ गया है, तो भी 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। अब देखो दर्शकों, मान लो मंगल देव यहाँ, बुध, सूर्य और चंद्रमा, शुक्र, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दर्शकों, ऐसे ग्रह को सेट कर रहा हूँ, 3, 3, 6 और 7वां ग्रह शनिदेव यहाँ ले लेते हैं। ये मान लो सारे ग्रह प्लेस्ड है। इस घर से तो पता लग रहा है राहु देव से शनिदेव इधर है, बृहस्पति इधर है, शुक्र इधर है, चंद्रमा इधर है, सूर्य इधर है, बुध इधर है, केतु के सब इधर है। लेकिन मंगल देव का अपने को क्लियर डिटेल में बारीकी से निकालना है कि मंगल देव एक्चुअली केतु देव से इधर है या फिर इधर है। यदि मंगल देव इधर निकल जाते हैं केतु देव से तो कभी भी ये योग नहीं बनेगा, चाहे काल सर्प योग हो चाहे काल मृता योग हो। देखते हैं दर्शकों एग्जाम्पल, 2 ग्रह देखते हैं, एक तो केतु का देखते हैं, एक देखते हैं मंगल।
एक बात ध्यान रखना, केतु देव हमेशा क्या होते हैं, वक्रीय चलते हैं हमेशा, ऑलवेज। किसी की कुंडली हो हमेशा राहु और केतु वक्रीय ही चलेंगे, और सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गीय चलेंगे। और मंगल देव का मैं ले लेता हूँ मार्गीय, और इसमें आपको मार्गीय की जगह वक्रीय का भी एग्जाम्पल लेना है तो मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँगा। अब इनका हाउस कौन सा है, ये भी फर्स्ट हाउस में है, ये भी फर्स्ट हाउस में। अब बात करते हैं डिग्री की। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं केतु देव की डिग्री। केतु देव की डिग्री की बात कर लेते हैं, 20 डिग्री है केतु देव की किसी की कुंडली में, और मंगल देव की डिग्री है मान लो 12 डिग्री। ये दो एग्जाम्पल है। यहाँ पे केतु देव है, मंगल देव है, केतु तो वक्रीय है, मंगल मार्गीय है, पहले घर में बैठे हैं, और आपको जो कुंडली में सबसे नीचे बताता है उसमें मान लो डिग्री दे रखी है केतु की 20 और मंगल की 12 डिग्री दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल। अब बात करते हैं घरों की। मैंने दोनों केस में घर बनाता हूँ। इस केस में ये रहा फर्स्ट हाउस, इस केस में ये रहा फर्स्ट हाउस। दोनों के केस में क्या कंडीशन रहेगी, कल मैंने डिस्कस किया था, कोई भी ग्रह एक घर में 30 डिग्री चलता है। वो कैसे चलता है वो भी आज वापस बता देता हूँ। पूरी कुंडली पूरा राउंड निकालने में हमेशा कोई भी ग्रह हो कितने डिग्री की यात्रा करता है, 360 डिग्री। 12 की 12 राशियों में यदि कोई भी ग्रह घूमेगा तो पूरी की पूरी घूमने वापस वहाँ आने में, मान लो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आने में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री का पूरा घूमने में 360 डिग्री का बना है, तो ये कितनी राशियों में घूमे, 12 राशियों में। पूरी यहाँ से शुरू होकर वापस यहाँ आए तो कितनी, 12 घर में 12 राशियों में राउंड लगा के आए। तो देखो दर्शकों, तो एक घर या एक राशि में इनको कितना टाइम मिला, देखो पूरा राउंड 360 डिग्री का था और 12 राशियों में घूम लिए, तो 360 में 12 का डिवाइड करेंगे 12 से तो बराबर आएगा 30। तो मतलब एक घर में ये 30 डिग्री का राउंड रहता है। यहाँ से 30 30 30 30 30 30 30 30 30 ऐसे करके 360 डिग्री का एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो एक घर के अंदर कितने डिग्री का राउंड रहा, 30 डिग्री का। तभी तो अपन ग्रह की जो भी कैपेबिलिटी देखते हैं वो 30 डिग्री के बेस पे देखते हैं, 0 से 30 डिग्री तक। 0 से 6 25% रिजल्ट, 6 से 12 50%, 12 से 18 100%, 18 से वापस डाउन की तरफ जाता है 24 की तरफ, तो रिजल्ट कम हो जाता है। 24 के बाद 27 28 29 30 धीरे धीरे रिजल्ट होके ग्रेड डेड हो जाता है और अगले घर में चला जाता है। तो अभी 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। ग्रह वक्रीय है, केतु वक्रीय है, तो क्या होगा, 1 2 3 ऐसे नहीं चलेगा, वो हमेशा इसका उल्टा चलेगा। 1 से 12 में जाएगा, 12 से 11 में जाएगा, 11 से 10 में, उल्टा ऐसे राउंड करेगा क्योंकि उसका वक्रीय है। तो ग्रह का राउंड किधर से है, इस 1 नंबर हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इधर से वापस 12 नंबर की तरफ जाएगा इधर। तो क्या होगा, केतु वक्रीय है, 20 डिग्री चला, मतलब इस घर में ये लगभग यहाँ तक पहुँच गया है। अभी 10 डिग्री बाकी है इस घर में, तो यहाँ पहुँच गए केतु देव। बात करते हैं मंगल देव। मंगल देव मार्गीय है, तो क्या होगा, 12 से 1 में 1 से 2 सीधे चलेंगे, तो मंगल देव ऐसे चलेंगे और वापस इधर की तरफ निकलेंगे 2 नंबर घर की तरफ। ये फर्स्ट हाउस है, मैं इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेके आया हूँ। तो मंगल देव की डिग्री कितनी है, मंगल देव की डिग्री अपन ने 12 ली थी, तो इधर घुसे हैं ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये 20 डिग्री ये 10 डिग्री गए पे, यहाँ पे देखा जाए तो 12 डिग्री मंगल देव यहाँ आ गए। तो एक्चुअली क्या हुआ, इस केस के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर मंगल देव केतु देव भी इधर निकल गए, मतलब केतु देव ऑलमोस्ट यहाँ होंगे, मंगल देव यहाँ होंगे। तो क्या है, इन राहु और केतु के बीच में से मंगल देव एक ग्रह जो इस तरफ निकल गया है। तो इस केस में क्या होगा, कभी भी काल मिलता योग नहीं बनेगा, क्योंकि एक ग्रह केतु और राहु से बाहर चला गया है। एक एग्जांपल इसी में देखते हैं, डिग्री चेंज करके मैं बताता हूं आपको। केतु देव की ले लेते हैं 10 डिग्री और मंगल देव की ले लेते हैं 5 डिग्री। इस केस में क्या होगा, यदि आप ये सारी डिग्रियां आपकी कुंडली में नीचे लिखी हुई है, उसी के बेस पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब यही फर्स्ट हाउस, इसके लिए ये फर्स्ट हाउस, सॉरी एक ही एग्जांपल है। तो अब क्या है, केतु देव वक्रीय है, इधर जाएंगे वापस 12वें घर की तरफ जाएंगे तो 10 डिग्री चले, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक आए होंगे, 30 डिग्री यहाँ तक हो गया। तो इसके 2 टुकड़े करें तो यहाँ तक केतु देव पहुंचे, इधर जा रहे हैं। मंगल देव इधर से आके सीधा चल रहे हैं, मार्गीय है, और 5 डिग्री इधर से घुसे हैं, यहाँ तक आए हैं 5 डिग्री। तो यहाँ केतु है, ये केतु देव मान लो यहाँ पे ऑलमोस्ट, और मंगल देव पहुंचे हैं यहाँ तक,
तो क्या हुआ, केतु और राहु के मंगलदेव बीच में आ गए, तो इसमें क्या होगा, हमेशा काल मृता योग बनेगा। लेकिन पहले वाली कंडीशन में काल मृता योग कभी नहीं बनेगा। ये है दर्शकों देखने का तरीका, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल फाइन, और एक 100% में गारंटी ले सकता हूँ इतने एग्जाम्पल के साथ में, इतनी बारीकी से आपको कोई भी नहीं बताएगा। यहाँ आप कोई गाइड पढ़ोगे या ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे, लघु पराशरी पढ़ोगे तो उसमें मिल सकता है, लेकिन आपको कोई भी वीडियो में इतना बारीकी से समझाने का कोई भी, चाहे आप यूट्यूब पे देखोगे या किसी भी वीडियो देखोगे, इतना बारीकी से कोई बताना ही नहीं चाहता। यहाँ आप गाइड पढ़ के या ऑथेंटिक बुक पढ़ के अपना नॉलेज ले सकते हो, और मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि आपको मैं पूरी की पूरी बारीकी से आपको बताने का प्रयास करूं। तो ये होता है दर्शकों एकदम फाइन बारीकी से काल मृता योग की कैलकुलेशन निकालने का या फिर काल सर्प योग निकालने का। इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, कोई भी ग्रह यदि केतु या राहु के साथ में प्लेस्ड हो जाए तो उसकी एक्चुअल पोजीशन निकालने के लिए, ये एक्चुअल पोजीशन ये है कि मंगलदेव केतु के इस तरफ है या इस तरफ है, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल सेट किया था। तो दर्शकों ये था काल मृता योग, कल बात किया था काल सर्प योग। अब काल मृता योग में हमेशा केतु देव का उपाय किया जाता है यदि योग बन रहा है, और काल सर्प योग में हमेशा राहु देव का उपाय किया जाता है। वो उपाय मैं बताऊंगा आगे। तो दर्शकों अब अगला नेक्स्ट और योगों के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही बात करते हैं इस वीडियो में, काल मृता योग। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले योग के साथ में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने जो भी दोस्त सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी तो उनके साथ शेयर करिए और एंजॉय करिए। और हमेशा मैं एक जो भी आपको बार बार बोलता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठिए और आप साथ साथ नोट करिए, और आप अपनी कुंडली लेके बैठिए, क्योंकि कुंडली लेके बैठोगे तो आप खुद अपनी कुंडली का एनालिसिस करिए। भाई काल सर्प योग, आप एक काम करिए, कभी भी कुंडली लेके बैठते हैं, मैं इसको साफ करता हूँ, कभी भी कुंडली लेके बैठते हैं तो जैसे कि मान लो ये कुंडली लेके आप बैठ गए, ठीक है दर्शकों, तो आप क्या करिए, पहले अपनी कुंडली में पता करिए कौन से लगन की कुंडली है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। फिर अपनी कुंडली के लग्नेश कौन है, फिर पता करिए। यहाँ तक क्लियर होने के बाद आप आगे बढ़िए, आगे देखिए मेरी कुंडली में कौन कौन से कारक ग्रह है, जो मैं पहले अभी तक बता चुका हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कौन कौन से मारक है, कौन कौन से समग्रह है, ये नोट करिए। उसके बाद आप जाइए कौन कौन से ग्रह मेरी कुंडली में उच्च के हैं, कौन कौन से नीच के हैं, ये डिटेल नोट करिए। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा कि ये ग्रह मेरी कुंडली में मारक कारक है, ये मेरी कुंडली में उच्च नीच है, और ये मेरी इस लगन की मेरी कुंडली है, और मेरी कुंडली के लग्नेश ये है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होती है। फिर आप उस कुंडली में आप देखिए मेरी कुंडली में वक्रीय ग्रह कौन सा है, मार्गीय कौन सा है, ये पता करिए, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हमेशा कोई भी आप सॉफ्टवेयर से कुंडली डाउनलोड करते हो तो उसमें क्लियर लिखा रहेगा वक्रीय कौन सा है, मार्गीय कौन सा है। उसके बाद आप देखिए मेरे ग्रहों की डिग्री वाइज बलाबल कितना है, जो भी कुंडली में नोट रहता है। तो ये सारी बेसिक जानकारी आप एक पेज पे अपनी कुंडली लेकर नोट करते रहिए साथ साथ में। तो इससे आपको बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी आपको अपनी कुंडली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यही मिल जाएगी। हाँ, उसके बाद बहुत बारीकी बहुत है, योग देखना हो, कुंडली का एक एक चीज़ का फाइन एनालिसिस करना, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। जैसे जैसे बता रहा हूँ आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करते रहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा उच्च नीच है, उच्च ग्रह की डिग्री क्या है, नीच ग्रह की डिग्री क्या है, वक्रीय कौन सा है, मार्गीय कौन सा है, कोई ग्रह अस्त तो नहीं है मेरा। इसके बाद एक और नोट कर लीजिए, कोई ग्रह अस्त तो नहीं है। ये भी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ये ग्रह आपका अस्त है। अस्त कैसे निकालना है तो आप डिग्री के बेस पे भी निकाल सकते हो, जो मैंने पीछे की वीडियो में एग्जांपल दे के एक एक चीज़ बताई थी कि कोई भी ग्रह सूर्य के साथ अस्त कैसे है, तो उसको आप बिल्कुल फाइन बारीकी से देख सकते हो। एक्चुअल अस्त है नहीं है, आप सॉफ्टवेयर में जो दे रखा है कि ये अस्त है, उसको आप खुद भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। मेरा एक प्रीवियस वीडियो है सूर्य के साथ अस्त ग्रह कैसे देखते हैं, तो आप उसमें देख लीजिए। अस्त किस बेस पे देखोगे, इसी डिग्री के बेस पे। सूर्य की डिग्री कितनी है, बुध की डिग्री कितनी है। नॉर्मली सूर्य और बुध का क्या है ना, हमेशा गोचर का टाइम जो है वो सेम ही रहता है, तो हमेशा ये एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। यहाँ एक घर पीछे रहेगा बुध, यहाँ एक घर आगे, यहाँ सूर्य के साथ वाले घर में ही रहेगा बुध। तो नॉर्मली बुध अस्त मिल सकता है आपको, तो वो डिग्री के अकॉर्डिंग देख लो सूर्य की डिग्री कितनी है, बुध की डिग्री कितनी है, आपस में क्लोजनेस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा ये अस्त है कि नहीं है। तो अस्त निकाल दिया।
तो ऐसे करके आप बेसिक जानकारी अपने अपनी कुंडली की निकालते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप दूसरों की कुंडली का जब भी एनालिसिस करेंगे तो आप भी अपने मतलब बहुत फास्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है, आपने अपनी कुंडली में साथ साथ में प्रैक्टिकली किया है। तो ऐसे कर करके दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।